Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 गुजरात बोर्ड एंड चैप्टर इज राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. हमारी सोशल स्टडीज का पहला चैप्टर है एंड दैट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. बट एज वी नो कि सोशल साइंस थोड़ा सा लेंथी रहता है, बट विल मेक श्योर कि हम चैप्टर की जो मेन चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले कंप्लीट करें एंड जिस तरीके से हमें ज़्यादातर हेल्पफुल हो जाए एग्जाम में वो हम चीज़ें ज़्यादा करें. ओके, द चैप्टर नेम इज राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. तो ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए, ठीक है, और उनके अलावा और कोई भी लोग थे जो इंडिया में आए थे, वो सारी चीज़ हम सीखेंगे. सो अगर हम बात करें राइज ऑफ ब्रिटिश रूल तो वो कैसे हमारे यहाँ पे आए. सो बेसिकली देयर वर मेनी थिंग्स, जैसे कि हम इकोनॉमिकली इंडिया जो है वो एक गोल्डन बर्ड माना जाता था, ठीक है, मतलब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे. दूसरा अगर इंडिया की चीज़ देखें तो दैट वाज कल्चर एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस जो था वो ज़्यादा अट्रैक्टिव था. मतलब आज की तारीख में भी जो ब्रिटिशर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो इंडिया के कल्चर से बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस होते हैं एंड इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा थी. लाइक हमारी इंडिया की प्रॉस्पेरिटी देख के ये लोग इंडिया में आए थे, ठीक है. Okay, so the first question is कि what kind of things we used to export in European countries. हम यूरोपियन कंट्रीज में कौन सी चीजें एक्सपोर्ट किया करते थे, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है. दोज वर इंडियन स्पाइसेस, जो इंडिया के मरी मसाले होते हैं, मसलिन, सिल्क क्लोथ, इंडिगो, कॉटन, ये सारी जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा हाई डिमांड में थी इन द फॉरेन कंट्रीज, इन यूरोपियन कंट्रीज खास करके. एंड जो पूरा बिजनेस था, क्योंकि ये जो पीरियड है बहुत पुराना है, तकरीबन बिफोर 1453 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये उससे पुराना है. और उस समय पे हमारे पास सिर्फ लैंड रूट था और सी रूट था. लैंड रूट की बात करें तो दैट वाज ओनली हेल्पफुल टू रीच द नेबरिंग कंट्रीज, इससे ज़्यादा हमारे हेल्पफुल था ही नहीं, ठीक है. तो मोस्टली जो भी बिजनेस होता था ना वो सी रूट के द्वारा किया जाता था. और हम जो ट्रेड करते थे सी रूट वाला, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ. जैसे कि इंडिया ये है, यहाँ से लेके हम यूरोपियन कंट्रीज तक जाते थे. ये जो आप पूरा एरिया देख पा रहे हो, जो टर्की दिया हुआ है, दैट इज सी कंस्टिनोपोल, ठीक है. तो इस वाले एरिया से हम क्या करते थे, बिजनेस किया करते थे, ठीक है. ये हमारा मेन सेंटर होता था, यहाँ से हम बिजनेस कैरी किया जाता था, ठीक है. बट आफ्टर द कॉन्सिक्वेंट, मतलब ये जो एरिया था, ये जो हम देख पा रहे हैं, दैट इज कंस्टिनोपोल. ये कंस्टिनोपोल टर्किश मुस्लिम के अंडर में आ चुका था और उन्होंने 1453 में टर्किश मुस्लिम ने ये जो रास्ता था ये बंद कर दिया था, दैट वाज क्लोज्ड आउट. तो कंस्टिनोपोल इस्तांबुल का दूसरा नाम है, टर्की के जो मुस्लिम लोग थे उनके अंडर आ चुका था. एंड द यूरोपियन कंट्री कुड नॉट डू विदाउट दिस थिंग्स, क्योंकि ये सब चीजें जो थी वो ज्यादा हाई डिमांड में थी. देयर वाज अ नीड टू फाइंड अ न्यू सी रूट. तो हम देखते हैं कि डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे नए नए लोग आए. सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोर्टुगीज किंग थे प्रिंस हेनरी. ही स्टार्टेड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक हेल्प टू द सेलर. उन्होंने बोला कि आप स्टार्ट करो, नया रास्ता जो ढूंढना है हमें, और जो भी आपको इकोनॉमिक हेल्प चाहिए वो मैं करूंगा, ठीक है. सो एक प्रिंस हेनरी थे और दूसरे क्रिस्टोफर कोलंबस. विद द हेल्प ऑफ किंग ऑफ स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी ये सब चीजें स्टार्ट कर दी थी, डिस्कवर करना. कुछ चीजें आपको याद रखनी है, 3 लोगों के नाम. बार्थलोम्यू डियाज जो थे, ही डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ. तो ये रहा केप ऑफ गुड होप, ठीक है. तो ये जो डिस्कवर किया गया था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बार्थलोम्यू डियाज, ठीक है. एंड अगर हम क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस फाउंड अमेरिका. मतलब वो गलती से अमेरिका पहुंच गए थे और उनको ये जो क्लैरिफिकेशन था वो किसने दिया था, अमेरिगो वेस्पुसी ने दिया था. मतलब he in the his entire life he used to believe कि he found a new sea route towards India, but ऐसा नहीं था. वो गलती से जो थे एक जगह पे पहुंच गए थे और उस जगह का नाम अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से अमेरिका रखा गया था, ठीक है. तो हम ये देखते हैं कि जो सी रूट था किसने फाइंड किया, तो पोर्टुगीज सेलर वास्को द गामा. आपसे अगर पूछा जाए कि हु फाउंड अ न्यू सी रूट टुवर्ड्स इंडिया, तो वास्को द गामा ने 1498 में नया सी रूट ढूंढ निकाला था एंड ही रीच टू कलिकट, ठीक है. कलिकट पहुंचे थे. तो मैं आपको यहाँ पे पूरा रूट दिखा देता हूँ. जैसे कि ये वाला हमने रूट देखा, तो ये वाला रूट तो बंद हो चुका था, तो यहाँ से रूट ढूंढना था वास्को द गामा ने. ये वाला जो आप पूरा रूट देख रहे हो, लाइक सबसे पहले आप केप ऑफ गुड होप तक देखते हैं, ठीक है. केप ऑफ गुड होप के बाद ये लोग यहाँ से कलिकट पहुंचे थे. मतलब वास्को द गामा जो थे वो कलिकट पहुंचे थे और किंग जेमोरिन का नाम आपको याद रखना है. किंग जेमोरिन ने उनको वेलकम किया था, वास्को द गामा को वेलकम किया था. तो द डिस्कवरी वाज सक्सेसफुल. हम देखते हैं कि जो रूट था
दैट वाज क्लोज्ड इन द ईयर ऑफ 1453 और 1498 में जो है वो नया रूट ढूंढा गया था। मतलब इट टुक 45 इयर्स व्हिच इज वेरी लॉन्ग पीरियड, बट हाँ दैट वाज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। ओके, अब हम देखते हैं कि आपसे ऐसा पूछा जाए कि व्हाट डिफरेंट पीपल केम इन इंडिया, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बोलें तो पोर्टुगीज सेलर, पोर्टुगीज लोग सबसे पहले आए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया वास्को द गामा ने ही फाउंड अ न्यू सी रूट। पोर्टुगीज लोगों ने स्टार्ट किया था रहना दीव दमन और गोवा पे। पोर्टुगीज के बाद देयर वर द डच जो हॉलैंड से आए थे, देन डेनिश जो डेनमार्क से। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको इस तरीके से याद रखना है। देन इट केम ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो साल में आई थी दैट वाज 1600 AD। ठीक है, एंड प्रॉपर सीक्वेंस पोर्टुगीज, डच, डेनिश, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन केम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एज वेल। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया में आई थी दैट वाज इन 1668 AD। अब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सॉरी, इट केम विद द परमिशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ने उनको परमिशन दी थी और सेकंड परमिशन जो दी गई थी इंडिया की तरफ से दैट वाज मुगल एम्परर जहांगीर ने इनको परमिशन दी थी इंडिया में ट्रेड स्टार्ट करने का। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। सो दे टुक परमिशन फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फ्रॉम इंग्लैंड एंड दे टुक परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर जहांगीर फ्रॉम इंडिया। एंड 1600 AD में इन लोगों ने दे स्टार्टेड ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और इन लोगों ने अपने जो ट्रेड सेंटर्स बनाए थे, ये 3 सेंटर आपको याद रखने हैं, सूरत, भरूच और अहमदाबाद में। अगर अब हम देखते हैं कि ये जितनी भी ट्राइब्स थे जैसे कि पोर्टुगीज थे, डच, डेनिश, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके बीच में बहुत वॉर हुई थी। मतलब 3 कर्नाटका वॉर हुई थी फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हार गई थी। तो जो मेजर पार्ट था इंडिया का वो किसके अंडर में आ चुका था, दैट केम अंडर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो पोर्टुगीज लोग थे वो दीव दमन और गोवा में सेटल हो गए। जो फ्रेंच लोग थे वो चंद्रनगर, माहे, करिकाल, पौंडीचेरी वहां पे सेट हो गए और डच लोगों को हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, ओके। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। मतलब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो है वो कंपलसरी आपके एग्जाम में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। बंगाल के जो नवाब थे दैट वाज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वाज रूलिंग ओवर बंगाल। बंगाल के राजा थे एंड ही वाज वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी they wanted to start business in Bengal, Bihar and Orissa, वहाँ पे स्टार्ट करना चाहते थे, बट सिराजुद्दौला ने जो था वो मना कर दिया था वहाँ पे बिजनेस करने से। तो विदाउट टेकिंग परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के एरिया में, जैसे कि कोलकाता हो गया, वहाँ पे इन्होंने अपने फोर्ट्रेसेस बना दिए विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ नवाब। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, इनके जो फोर्ट्रेसेस थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए थे और इनकी जो आर्मी थी उसको कैप्चर कर लिया था। तो एक तरीके से आप देखो तो सिराजुद्दौला ने जो ब्रिटिशर्स थे उनको बाहर ही निकाल दिया। और ये न्यूज़ पहुंच चुकी थी मद्रास में। मद्रास में देयर वाज वन ब्रिटिशर जिनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, एंड वो रॉबर्ट क्लाइव जो था ही वाज वेरी वेरी क्लेवर पर्सन। सो व्हेन ही केम टू बंगाल ही गॉट टू नो कि हम जो है कि भाई सिराजुद्दौला को पावर से तो नहीं हरा सकते। इट वाज नॉट इजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी क्योंकि वो बहुत पावरफुल थी। तो ही मेड अ कॉन्स्पिरेंसी। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब क्या होता है, षड्यंत्र। इसने षड्यंत्र बनाया। जो सिराजुद्दौला के मेन चीफ नवाब कमांडर थे, कमांडर इन चीफ मीर जाफर एंड सेठ हमीचंद, ये दोनों लोग जो थे दे यूज्ड टू वर्क फॉर द सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला की पूरी आर्मी को ये दोनों लोग चलाते थे। अब इसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के दोनों लोगों को कोएक्स कर लिया। कोएक्स मतलब ज्वाइन कर दिया। सेठ हमीचंद को जो थी वो ब्राइब दी थी, पैसे दिए थे, एंड मीर जाफर को प्रॉमिस किया था कि वंस यू हेल्प अस टू डिफीट द सिराजुद्दौला यू विल बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, यू विल बिकम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो ऐसा ही हुआ। मीर जाफर ने अपनी आर्मी का सहारा लिया और अपने सिराजुद्दौला से एक तरीके से धोखा किया। और ये जो बैटल थी वो बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन 23 जून 1757, और जहाँ पे ये लड़ी गई थी उस बैटल फील्ड का नाम प्लासी था, इसीलिए इसका नाम ही बैटल ऑफ प्लासी पड़ गया था। और एज पर दी प्रॉमिस मीर जाफर ने वही किया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाए, और सिराजुद्दौला मारा गया था उस समय पे। और वो जो 24 प्रागनास जो थे, 24 प्रोविजन थे, वो अब किसके अंडर आ चुके थे, अब ये ब्रिटिशों के अंडर आ चुके थे। ठीक है, सो दैट वाज बैटल ऑफ प्लासी। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर की अगर हम बात करें तो एज पर दी प्रॉमिस मीर जाफर को नवाब बनाया गया था।
मीर जाफर को हटा के फिर मीर कासिम को बनाया गया। अगेन मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को बनाया गया था। मतलब एक तरीके से देखने जाओ तो वो रेवेन्यू के नाम पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इनके साथ खेल रही थी, ठीक है। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें कि मीर जाफर और मीर कासिम के बीच में क्या रिलेशंस थे, तो मीर कासिम वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। तो आप देखो एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। मीर जाफर को नवाब बनाया गया था एज पर दी प्रॉमिस आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, फिर मीर कासिम को बनाया गया, फिर मीर जाफर को वापस से नवाब बनाया गया। अब इन लोगों को डर लगने लगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कभी भी हमें निकाल देगी, तो दे टुक ए हेल्प फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम। उन्होंने शाह आलम की हेल्प ली और तीनों की कंबाइंड फोर्सेस ने क्या किया, एक बैटल की थी जिसका नाम पड़ा बैटल ऑफ बक्सर अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो जीत गई। मतलब मीर जाफर, मीर कासिम और शाह आलम की जो आर्मी थी, जो यूनाइटेड आर्मी थी, वो हार गई। एंड जो तीनों प्रोविजन है पूरी तरीके से, जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, जो तीनों प्रोविजन है वो पूरी तरीके से किसके अंडर में आ चुके थे, ईस्ट इंडिया के। यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। जो पिक्चर देख रहे हो वॉरेन हेस्टिंग इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो इन्होंने लाइक वॉरेन हेस्टिंग ने हैदर अली के साथ वॉर की थी, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड मैसूर वॉर हैदर अली के साथ की, फिर थर्ड एंड फोर्थ मैसूर वॉर जो थी वो टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। एंड सेकंड मैसूर वॉर में हैदर अली जो थे वो मारे गए थे। सो सेकंड गवर्नर जनरल वाज कॉर्नवालिस, ठीक है। और जॉन शॉर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज हमें ध्यान रखनी है अबाउट द गवर्नर जनरल वेलेस्ले। अब ये जो गवर्नर जनरल वेलेस्ले थे, ही मेड वन सिस्टम, जिस सिस्टम का नाम रखा गया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। और ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम या व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो इसकी कंडीशंस ऐसी थी कि जिसमें राजा महाराजा जो है वो सिर्फ नाम के राजा महाराजा रहेंगे, उनके सारे पावर्स एक्चुअली में खत्म हो गए थे देखने जाए तो। और देयर वाज नो ऑप्शन, आप इस सिस्टम को एक्सेप्ट के बिना कुछ कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि आप एक चीज समझो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बड़े से बड़े राजा महाराजा, सिराजुद्दौला थे, उनको हरा चुके थे, ठीक है। बाकी सब राजा जो थे, बाकी जो प्रोविजन से वो इतने ताकतवर थे ही नहीं। तो चलो देखते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी। सो पहली टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो आर्मी होगी दैट विल बी ट्रेन्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। जो भी राजा महाराजाओं की आर्मी है उसको ट्रेन कौन करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेन करेगी। मतलब एक तरीके से देखो कि हम लाइक जो भी राजा है, राजा की खुद की आर्मी उसके पास नहीं रहेगी, वो किसके पास रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगी। तो वो उन्होंने सिर्फ ऐसे प्रोटेक्शन के लिए बोला था कि इंटरनल एक्सटर्नल अटैक ना हो, इसलिए हम आर्मी को अपने पास रखेंगे। सेकेंड, जो सिस्टम था, जो रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था इनकम का, वो ब्रिटिशरों का, मतलब जो रेवेन्यू आएगा वो ब्रिटिशर्स रखेंगे। और उसको मतलब उसको कलेक्ट करने का जो काम था वो किसका था, राजा महाराजाओं का काम था। थर्ड, विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी स्टेट विल नॉट वेज द वॉर और साइन द ट्रीटी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना कोई भी राजा महाराजा है वो किसी के साथ वॉर भी नहीं कर सकता, ना ही वो किसी ट्रीटी मतलब दोस्ती कर सकता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट असेंबली में एक इंग्लिश पर्सन रहेगा। मतलब एक चीज समझो कि अगर कोई भी राजा जो है वो ब्रिटिशरों के अगेंस्ट अगर कोई कॉन्स्पिरेसी बनाना चाहता है तो दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट, और अदर फॉरेनर्स जैसे कि पोर्टुगीज थे, डच, डेनिश लोग थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इन लोगों को काम नहीं दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में विच इज इम्पोर्टेंट, कि सबसे पहले जो सब्सिडी रिलायंस सिस्टम था वो किसने एक्सेप्ट किया था, दैट वाज निजाम। निजाम लोगों ने सबसे पहले ये सिस्टम जो था वो एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो राजा है ये सारे ये गवर्नर जनरल वेलेस्ले, तो एक तरीके से जो राजा महाराजा है ना वो एक तरीके से बन चुके हैं, उनके पास कोई पावर्स ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। जबकि सारे पावर्स जो है वो इनडायरेक्टली किसके हाथ में आ चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो दैट सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इज आल्सो नोन एज स्वीट पॉइजन, एक मीठा पॉइजन भी बोलते हैं, जो धीरे धीरे क्या करेगा, राजा महाराजाओं को खत्म कर देगा, उनके पावर्स को खत्म करेगा। एंड जो टीपू सुल्तान थे, he refused to accept this, उन्होंने मना कर दिया कि मैं जो है ये सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस चीज की वजह से निजाम्स की हेल्प लेके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दिया टीपू सुल्तान के ऊपर। एंड इन फोर्थ मैसूर वॉर टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई सिस्टम ये सिस्टम एक्सेप्ट करने से मना करता है तो उसके सामने वॉर की जाएगी, और टीपू सुल्तान भी फोर्थ मैसूर वॉर में मारे गए।
ओके फिर एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल। तो लिबरल गवर्नर जनरल जो है वो विलियम बेंटिंग माने जाते हैं। तो बेंटिंग जो है यहाँ पे नाम दिया हुआ है, वो लिबरल माने जाते हैं। एंड यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है डेलहाउसी के बारे में। तो डेलहाउसी के दो क्वेश्चंस हैं, अनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ डेलहाउसी, और दूसरा आता है कि डेलहाउसी ने क्या क्या रिफॉर्म्स वगैरह किए। तो चलो एक एक करके देखते हैं। डेलहाउसी जो थे तो उन्होंने अनेक्सेशन मतलब कौन से प्रोविजंस को अपने अंडर किया था। तो पहला जो था दैट वाज अनेक्सेशन बाय वॉर। तो पंजाब और पेगू के साथ उन्होंने वॉर की थी, वॉर जीत के ये दो प्रोविजन थे वो अपने नाम कर दिए। फिर अनेक्सेशन ड्यू टू अ किंग डाइंग विदाउट एन हेयर। राजा जो है अगर उसके पास कोई बेटा नहीं है, कोई वारिसदार नहीं है, तो वो पूरे जो किंगडम्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशरों के अंडर आ जाएंगे। और ये जो प्रोविजंस आप देख रहे हो, सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत, नागपुर, ये सारे प्रोविजन इन्होंने इस तरीके से अंडर किए थे। अनेक्सेशन इन द प्रेटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट मतलब जो अवध प्रोविजन था उसको ऐसा बहाना दिया गया कि आपको मैनेजमेंट करना नहीं आता, आपका मिसमैनेजमेंट बहुत हो रहा है, तो हम इस प्रोविजन को चलाएंगे अब से। फिर अनेक्सेशन ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ डेब्ट कलेक्शन। डेब्ट का मतलब क्या होता है, कर्जा। तो निजामों ने एक तरीके से कर्जा लिया हुआ था, रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से जो डेलहाउसी जो थे उन्होंने निजामों का प्रोविजन भी अपने अंडर कर लिया था। देन द लास्ट वन अनेक्सेशन टू द एंड ऑफ नेम सेक। तो कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो सिर्फ नाम के प्रोविजन बचे थे, मतलब उसको अच्छी तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, और वो दो प्रोविजन से कर्नाटक एंड तांजोर। मतलब जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको इसी फॉर्म में मतलब इसी फ्लो चार्ट में आपको बनाना पड़ेगा। तो हम ये चीजें तो थी, ठीक है, डलहौसी ने इतने सारे प्रोविजंस अपने अंडर कर लिए, बट हम देखते हैं कि डलहौसी ने क्या क्या अच्छी चीजें की। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इंडिया में फर्स्ट रेलवे लाइन जो स्टार्ट हुआ था बिटवीन मुंबई टू थाने, दैट वाज स्टार्टेड इन 1853, जो डलहौसी ने करवाया था। इंडिया में वायरलेस सिस्टम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट करवाया, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट शुरू हो गए, जो लाइक म्यूनसिपालिटीज होती हैं, लाइक कोर्ट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें। इंग्लिश एजुकेशन को इन्होंने मोटिवेट किया था। और जो इल कस्टम्स है, ठीक है, जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस को बैन करवा देना, विडो रीमैरिज को अलाउ करना, ये सारा डलहौसी ने किया था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें याद रखनी है। फिर अगर हम देखते हैं तो एक और सिस्टम आता है कि एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो इकोनॉमिक मतलब आप समझो जो पैसे से रिलेटेड है वो इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसका नाम था ड्यूअल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन पद्धति। ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ड्यूअल पावर पॉलिसी। So as per the dual power policy, the power of collecting revenue was with the Britishers। जो revenue collect करने का जो काम था वो किसके हाथ में था, ब्रिटिशरों के हाथ में था। While the responsibility of public welfare was with the नवाब। मतलब रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे, और जो वेलफेयर का काम है, लोगों को वेलफेयर करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, राजा की थी। मतलब राजा महाराजाओं के पास जो था वो पैसा नहीं है और वेलफेयर उनको करना है, तो दैट वाज अ ड्यूअल पावर पॉलिसी। दूसरा अगर हम देखें तो बंगाल पूरी तरीके से खत्म हो गया। मतलब इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे, खास करके जो रिच प्रोविजन बंगाल, हमने प्लासी में ही देख लिया, उसका भी ग्लिटर एक तरीके से खत्म हो गया। ये प्रोविजंस भी धीरे धीरे पुअर होने लगे। आर्टिशंस, इंडियन आर्टिशंस पुअर होते गए, इनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, इनको पे नहीं किया जाता था। और जो वीवर्स थे, जो कपड़ा बनाते थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते थे कि डेफिनेट क्वांटिटी, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो एक शॉर्ट पीरियड में बना के देना है। अगर आप नहीं बना के दोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, इम्प्रीज किया जाएगा, या तो जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पनिशमेंट्स थी एक तरीके की। फिर हम देखते हैं सोशल इम्पैक्ट्स क्या थे। तो सोशल इम्पैक्ट्स में बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, सती सिस्टम जो था वो रिमूव हो चुका था। सती सिस्टम क्या होता है कि हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को भी मरना पड़ता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड था, जो बच्ची को दूध पीती ही करना, बच्ची को गरम गरम दूध में डाल के मार देना। चाइल्ड मैरिजेस ये सब बंद करवा दिया। ठीक है, इसमें राजा राम मोहन रॉय का भी नाम आता है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, जो मैंने आपको डलहौसी के टाइम में बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट स्टार्ट हो चुके थे। लॉर्ड मैकेले जो थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करवाया था। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज बनी थी मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। सो दीज वर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट विच वर डन अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। वी आर एंडिंग विद दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बिलो, subscribe my channel, stay safe, have a great day, bye bye।